उसके लिए पढ़ा था मैक्सवेल ने क्या बताया था आपको, जब हमने तीन चीजें कंपैरिजन करवाई थी आपके पास कि पहले न्यूटन से न्यूटन ने क्या करा, लाइट क्या है, पार्टिकल है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है। फिर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम बोला था। फिर उसके बाद आपके पास मैक्सवेल आया था, उन्होंने क्या कहा था, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देखेंगे कि हम किस कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नहीं मैंने लिखा नहीं, हमारे में एक नहीं है, कोई सब ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थोड़ा हम पहले पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेंगे, मैक्सवेल के ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर डायनामिक्स भी बोल देते हैं यहाँ पर, गतिशील। तो जब भी आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मैंने फर्स्ट डे कंपैरिजन करवाया, क्या करवाया आपने, इलेक्ट्रो और क्या कहा था, मैग्नेटो, तीसरा चीज क्या कहा था, इलेक्ट्रो डायनामिक्स, हिंदी में वैद्युत स्थिति, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, चुंबकीय, और इसको क्या बोलते हैं, गति। तो इसमें क्या होता है, सारी बात चार्ज पे पड़ती, चार्ज कहां पर था, रेस्ट में था। इसमें क्या कहा था, चार्ज कहां पे था, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और इसमें क्या कहा था, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, चार्ज क्यू क्या करता है, मूविंग विद वेलोसिटी, यानी आपके पास यहां पर चार्ज क्या करता है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो चार्ज क्या करता है, यहां एक्सेलरेट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज के एक्सेलरेट करने से बनती है, ठीक है, चार्ज के एक्सेलरेट करने से, चार्ज के एक्सेलरेट करने से बनती है। या तो जो लोग ऑनलाइन है मैसेज कर दो, ठीक है, इस पे शायद आई थिंक शो नहीं हो रहा हूँ, दोबारा से लिखना है। जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है सबको, गुड आफ्टरनून। वो कहाँ गए बाकी लोगों, वो आपके साथी थे, क्या नाम था उनका, देवराज नहीं, वो दूसरा क्या नाम था, वो तो परमानेंट आता था, नाम भूल गया, सचिन नहीं क्या कोई, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, क्या नाम देखिए, जिसके पास क्या होता है, सबसे पहले तो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड त्वरित जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड
यानी त्वरित गति, जो त्वरित गति है उसको करता हुआ जो पार्टिकल है, जो त्वरण चेंज जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, वो सब करा दिया जाएगा। पीछे वाला भी, अभी तो काफी चीजें सॉलिड का भी है, अभी जो जो जितना है आपको इसी में कराया जाएगा, ठीक है। कोई अलग से बैच नहीं है, कोई अलग से फीस नहीं है, ठीक है। जिसका जितना छूटा है, मतलब जो भी यूनिट ऐड हुई है वो सारी यूनिट करवाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी यूनिट है मनोज। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ऐड हुआ है, इसमें बहुत छोटा वाइब्रेशनल यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐड हुआ है। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन कौन सा स्पेक्ट्रा दिखाता है उसकी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें तो ऐड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होता है, ठीक है। क्या होते हैं? आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है कि देखिए कि आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है प्रोपेगेशन, इधर प्रोपेगेशन कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। तो ई भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे दर्शाते हैं तो मान लीजिए ये देखिए ऐसा होता है, तो ये इधर से भी आ गया था, ठीक है। तो आपके पास क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर ऊपर की ओर, तो मैं इसको दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर किधर है? इधर की ओर, बाहर की ओर, ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखिए, इसमें ये क्या है? मैग्नेटिक वेक्टर, या क्या है? मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, तो ये है, लिख देता हूं मैं, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, और ये क्या है? मैग्नेटिक वेक्टर। तो अगर देखिए, ऐसा समझिए, इधर वेव जा रही है, इधर इलेक्ट्रिक कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इधर क्या कर रहा है? मैग्नेटिक कर रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक, और देखिए कोई एक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक मैग्नेटिक वेक्टर, अब ये दोनों को लेके साथ साथ चल रहा है, वो क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। क्या कह रहा हूँ, वापस से समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, कोई चीज है जिसके क्या है, जो मूव कर रही है, मान लीजिए मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो एक वेक्टर क्या है, यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, एक इधर से। मेरा जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक हुआ? देखो, इलेक्ट्रिक वेक्टर डोमिनेट कर गया, डोमिनेट कर गया, और ये क्या हो गया? ऊपर चलेगा। इसके बाद मैग्नेटिक डोमिनेट करेगा, वो क्या लाएगा इसको, फिर यहां पर पहुंच जाएगा वापस से, फिर इलेक्ट्रिक वापस से डोमिनेट कर पाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर मैग्नेटिक डोमिनेट कर पाएगा। जैसे आप हेलिकल पाथ में नहीं करते थे, हेलिकल पाथ में क्या होता था? हेलिकल पाथ बनाते आप ऐसा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे स्पाइरल वाला जो करते थे ना, आप ऐसा कुछ करते थे, तो वहां पर भी क्या होता था? हेलिक्स पाथ में क्या कर लेते थे आप? कैसा होता था हेलिक्स पाथ? ऐसे ही तो होता था कि देखिए यहाँ पर ऐसा हेलिक्स पाथ बनता है, हेलिकल पाथ बन गया। इधर मान लीजिए ई वेक्टर है, इधर क्या है आपके पास? बी वेक्टर है। अब पहले शुरू हुआ ये, अब क्या हो गया? एक के बाद इसको एक मैग्नेटिक डोमिनेट कर गया, फिर इलेक्ट्रिक डोमिनेट करेगा, तभी तो सर्कुलर पाथ घुमा है, ठीक है। तो यहां पर भी यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ऐसी वेव है जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों है। क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों हैं, जो कि चेंज हो रहे हैं साइनोसोइडली। कैसे चेंज हो रहे हैं? साइनोसोइडली चेंज हो रहे हैं, और एक दूसरे से कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये इधर है, तो दोनों कैसे हैं एक दूसरे से? ठीक है। तो कोई चीज ऐसे मूव कर रही है, इधर ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये मैग्नेटिक वेक्टर है। वेव किधर जा रही है? इधर प्रोपेगेट कर रही है। वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है? यहां प्रोपेगेट कर रही है, के, ठीक है। वेव प्रोपेगेशन इधर की ओर, इलेक्ट्रिक इधर, मैग्नेटिक इधर, ठीक है। तो लिख लो इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या रख रही है? वेव है, एक ऐसी वेव है, वेव जिसके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं तथा वो साइनोसोडल चेंज होते हैं तथा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर होंगे। आप देखो एक दूसरे से कैसे होंगे परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दूसरे के कैसे होंगे परपेंडिकुलर, बार बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में लिखना है किसी को तो एक बार मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। Electromagnetic wave are those waves in which electric and magnetic field vector change sinusoidally and are perpendicular to each other. ठीक है, each other, एक दूसरे से कैसे हैं परपेंडिकुलर है। अब समझिए यहाँ पर एक नोट है कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी किसके परपेंडिकुलर था, ई के, किसके परपेंडिकुलर था, ई के, दोनों परपेंडिकुलर थे। अब ये तो के है, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर। क्यों, एक इधर है कुछ जा इधर रहा है, तो किसी में भी देखो तीनों में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तीनों। ठीक है, ई और बी परपेंडिकुलर है और ये आपस में भी तीनों क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एक इधर जा रहा है, ई इधर जा रहा है, के इधर है और ये इधर है, तो एक दूसरे के कैसे हो गए तीनों परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन। ठीक है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन। ठीक है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन यानी संचरण की दिशा। क्या है, संचरण की दिशा। संचरण की दिशा। अब थर्ड लिखेंगे इसमें, जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने 1888 में कंफर्म किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लिख सकते हैं क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव electromagnetic wave confirmed by experimentally by Hertz in 1888। कैसा किया था, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज इन 1888 कंफर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंफर्म किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे वापस आएंगे अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, बीच में एक और टॉपिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहली है, क्या होती है प्रॉपर्टी? फर्स्ट है ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लिख लो, दीज वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स को? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? ट्रांसवर्स कोई एक चीज बोलते हैं, ठीक है? ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ, चलिए अनुप्रस्थ ही बोलते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरी है कि इनकी जो स्पीड है, ये ट्रेवल किसकी स्पीड से करती है? स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है? ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से क्या करती है? ट्रेवल करती है, ठीक है? ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड है इसमें, यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जन इक्वेशंस लिखेंगे। इनके प्लेन वेव सॉल्यूशन देखिए, इनके 2-3 सॉल्यूशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सॉल्व करने के। एक होता है आपके पास प्लेन वेव, एक होता है सिलेंड्रिकल वेव और एक होता है स्फेरिकल वेव। हम मोर प्रेफरली करते हैं कि हम इसका स्फेरिकल वेव सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? स्फेरिकल से। तो जो इसका ई वेक्टर होता है, अगर मैं प्लेन वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 3 सॉल्यूशन होते हैं, तो प्लेन वेव को हम जनरली करते हैं, चाहे सिलेबस में हो चाहे किसी डेरिवेशन में भी करता हूँ। तो हम लिख रहे हैं जो सॉल्यूशन है प्लेन वेव सॉल्यूशंस, ठीक है? तो वो क्या है आपके पास? इसके प्लेन वेव सॉल्यूशन आते हैं। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, इक्वेशन किसकी? इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ वेव अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूं, E = माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, या माइनस ना करके आप डायरेक्ट लिखिए म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल E बाय डेल्टा T। ये है इन टर्म्स ऑफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा B म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर B बाय डेल्टा स्क्वायर, ठीक है? अब आप बोलोगे सॉल्व कहां से करेंगे? हम मैक्सवेल के थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने नहीं करवाया अभी आपको, ठीक है? वहां से हम क्या करते हैं? इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है? सॉल्व करने के बाद भी ध्यान रखें, क्योंकि एमएससी में डेरिवेशन आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, तो वही आते हैं इनके सॉल्यूशंस, ठीक है? अब अगर मेरे को ये याद ना रहे, इलेक्ट्रिक वाला नहीं रहा याद, रहा मैग्नेटिक वाला, तो आप इसके नीचे लगाइए जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। तो जनरल इक्वेशन जो है क्या है? जनरल इक्वेशंस डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू एप्सिलॉन वी स्क्वायर, वी है ये, वी स्क्वायर डेल एफ बाय डेल्टा टी स्क्वायर। ये जनरल सॉल्यूशंस है। अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ से, ये जनरल सॉल्यूशन है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूं, किसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ? इन दोनों इक्वेशन के साथ जो मैंने प्रीवियसली लिखी थी। इसको मान लीजिए ए इक्वेशन कह रहा हूं मैं दोनों को, तो इनके साथ कंपेयर जब करोगे आप, तो ऐसा लग रहा है कि बस बाकी तो सेम है, बस ये इसके जगह क्या लिख दिया है? वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ से मालूम पता चला कि वी स्क्वायर किसके इक्वल है? सॉरी, यहाँ वी स्क्वायर नहीं आना चाहिए, 1/v होना चाहिए। 1/v होगा सर, एक मिनट, ये 1/v होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/v स्क्वायर, ये है जनरल इक्वेशन, ठीक है? अब जो v स्क्वायर है, 1/v स्क्वायर है, वो किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के। यानी अगर मैं यहां से v निकालूं तो v कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/, एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया V। अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी कहां पर, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। ये क्या है आपके पास, म्यू नॉट क्या है, जिसको बोलते हैं चुंबकशीलता, यानी परमेबिलिटी। ठीक है, क्या है, परमेबिलिटी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी तो 8.8, इसकी होती है 4 बाई 10 टू दी पावर 7, -7 होता है या 7 होता है? बताओ मुझे। तो इसकी वैल्यू 7 होती है नहीं, और इसकी कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है कितनी, 9 × 10 टू दी पावर -9। ठीक है, तो कितना हो गया, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे आ जाएगा कितना, 1/4 पाई कितना, 9 × 10 टू दी पावर 9। अब यहाँ पर रख दो दोनों को, कितना हो जाएगा, 1/, अगर यहाँ पे रखोगे ना दोनों को वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, हाँ, 8 करो कैलकुलेट करो तो रखो जरा। से मुझे याद ही रहती क्या रहती है, है, याद रहती है। कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने कितना, 1/4 पाई 9 × 9 10 टू दी पावर, और ऊपर कितना है 4 पाई 10 टू दी पावर -7। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 1/√, ये कितना आ गया, ये आ गया, ऊपर चले जाएगा ये, हाँ, ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा, और ये नीचे है 10 टू दी पावर नीचे, ये नीचे है, ठीक है, 16। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 3 डिवाइड बाई 16 कितना, -8। ये ऊपर चले गया तो v इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 × 10 टू दी पावर 8 सेकंड। तो यही तो स्पीड ऑफ लाइट की कुल आ गई। इसलिए आपको पता चला, यहाँ से क्या पता चला, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश में ही तो निर्वात की चाल होती है, इतनी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या है, इसकी स्पीड भी तो इतनी आ गई। तो आपने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इससे पता चला आपको, लिख लो इसमें, क्या पता चला, नोट करके लिखो, हेंस लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम मैक्सवेल की इक्वेशन कर लेते हैं, नहीं तो हम बहुत दूर चले जाएंगे इसमें। वापस आएंगे इस पर, अभी आऊंगा मैं, ठीक है। क्या लिख लो इसके, प्लेन वेव सॉल्यूशन लिख लो इसके, क्योंकि अगर मैंने प्लेन वेव सॉल्यूशन करवाया तो, चलिए प्लेन वेव सॉल्यूशन लिख लेते हैं। प्लेन वेव सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, इसके प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है, प्लेन वेव सॉल्यूशन, प्लेन वेव सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार तो ये भी पूछा जा चुका है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर है, कौन सी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है,
तो प्लेन वेव सॉल्यूशन वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के भी होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। क्या है? आयोटा बाहर होगा दोनों के, ठीक है, आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। वेव वेक्टर है और यहां पर एन कैप है। अब ये बताता है किसकी? इलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बताता है। किसको बताता है? इसकी डायरेक्शन बताएगा ये। यहाँ पर मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये आर क्या बताएगा? आर बताएगा किसकी? वेव की डायरेक्शन। वेव किधर जा रही है? वाई में जा रही है, एक्स में जा रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव। के क्या है? प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन। किधर प्रोपेगेट करे? वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, प्रोपेगेशन वेक्टर है, संचरण जो है, वेव संचरण। अब ये क्या है? ये क्या है? ई नॉट क्या है आपके पास? एम्पलीट्यूड, जो पीक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या है? ओमेगा टी तो जानते हैं आप, फेज है ये वाला, और ये वेव को बताता है। नहीं समझे? ये एन इलेक्ट्रिक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां था? जेड में था। अभी पीछे वाले केस में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है? वेव किधर जा रही है? इधर, ठीक है। तो ये तो अलग है, इसका अलग है अपना। जिधर वेव जा रही है वो कौन बता रहा है? आर बता रहा है। और जिधर ई जा रहा है वो कौन बता रहा है? वो पीछे वाला क्या बता रहा है, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही मैग्नेटिक के लिए भी लिख दो, सब चीज सेम, बी की जगह क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? बी की जगह, ई की जगह बी लगा दोगे, ठीक है। ठीक है, हो गया इतना? इतना हो गया आप लोगों को? बी लिख दिया आप लोगों ने? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है कि इसके आगे भी माइनस हो, इसके आगे भी माइनस हो। एक पॉसिबिलिटी है इसके आगे प्लस हो, इसके आगे माइनस हो, और एक पॉसिबिलिटी कि दोनों पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं कि ये पॉजिटिव जेड में जाएगी या नेगेटिव जेड में जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम जेड की बात कर रहे हैं, इधर वेव जा रही है, ध्यान से समझना है। ये मान लीजिए एक्स में ट्रेवल कर रही है। कौन एक्स में ट्रेवल कर रही है? वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? जेड में। और इधर क्या है? बी है, वाई में। तो मैं इसी चीज को लिखूंगा, E इक्वल टू ई नॉट, ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ई नॉट क्या बताता है? वेव का एम्पलीट्यूड। ई की पावर आयोटा, क्या लिखूंगा? के डॉट एक्स, एक्स में जा रही है वेव। अब माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखूंगा? यहाँ पर जेड कैप लिख दूंगा। अब मेरे को ये कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव जेड में ही गई? नेगेटिव जेड में भी तो जा सकती है। तो उसको कौन डिसाइड करता है? इनके साइन डिसाइड करते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, या तो दोनों के सेम साइन होंगे या दोनों के अपोजिट साइन होंगे। बस इतनी कहानी समझ आती है, एक को प्लस माइनस करने के बजाय। तो अगर सेम साइन है, अगर दोनों के क्या है आपके पास? सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा? तो किस में जाएगी?
माइनस वाले में आएगी। अगर आपके पास क्या है, दोनों के सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड में चले जाएगा। और अगर अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड में जाएगा। ठीक है, तो एक नोट करके यहां लिखोगे, अगर दोनों के सेम साइन हुए, क्या है, आप लिखोगे अगर सेम साइन किसके, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, अगर सेम साइन तो वेव किधर जाएगी, यानी आप लोग लिखोगे या तो क्या लिखोगे, के माइनस ओमेगा टी, यहां पर भी, या क्या लिखोगे, प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो वेव किधर जाएगी, जब सेम साइन होंगे तो किधर जाएगी, माइनस में, किधर जाएगी, माइनस डायरेक्शन में। जेड नहीं लिखा मैं, कुछ और भी हो सकता है, जेड तो मैं जस्ट कह रहा हूं ना, तो माइनस। और अगर अपोजिट साइन हुए, अपोजिट साइन आप लोग नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेव किधर जाए, सॉरी ई वेक्टर किधर होगा, जो ई वेक्टर है वो किधर होगा, जो भी वेव वेक्टर जो भी है वो कहां जाएगा, ये किस में जाएगा, पॉजिटिव जेड में। किधर जाएगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्ट क्या लिख रहा था, जेड लिख दे, क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, बात समझ आई ये बात। ठीक है, मैथ्स की क्लास भी होगी आप लोगों के, मैथ्स की मैथ्स की भी तो होगी ना, किस गंदा है क्या, क्या रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, बस कुछ मत करना इनके अलावा, इनको सॉल्व करने मतलब है ना, बस याद रखना रिलेशन। ठीक है, याद रखना रिलेशन, डायरेक्ट अगर आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है, चाहे आप फिजिक्स में देखोगे तो नेट में भी 5 मार्क्स का बनता है, 1 मार्क्स के नहीं बनते, फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, जितना कॉपी में लिखा हो उतना फॉर्मूला पढ़ना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, फॉर्मूले देख के याद रखने हैं। अब कैसे रखने हैं वो आप देखिए, हाँ किसमें अभी तक सबका लॉजिक बताया होगा मैंने, ऐसा नहीं है, हाँ? लॉजिक बताया होगा, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट बताया। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, फिर रहने देते हैं। मेरा आप लोगों का सिलेक्शन रुकेगा, मेरा क्या जाएगा, चलो कोई वापस करवाता हूँ, मैं एक लॉजिक बताता हूँ उसके लिए। पहले लिखो मैक्सवेल रिलेशंस, मैक्सवेल रिलेशन से पहले भी, हाँ कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, जगह छोड़ दो थोड़ी सी, मतलब इतनी जगह छोड़ो कि 3-4 फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट, पहला हेडिंग लिखिए, नहीं तो टॉपिक छूट जाना पीछे। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इस बार दिखेगा। ठीक है, पेपर में दिखेगा, नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। तो मान लीजिए आपके पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच में गैप है, यहां पर एक कोई बैटरी लगाई गई, प्लस और माइनस, यहाँ एक कैपेसिटर प्लेट है तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, बीच में एयर गैप है, बीच में एयर गैप है, मैंने बैटरी से चार्ज लगाया, यहां पर एक बल्ब लगाया, क्या ये बल्ब जलेगा, बीच में ऐसा गैप, आप इधर से कुछ चीज पेज डाल सकते हो नीचे की ओर, है नहीं जलेगा, है जलेगा, बताओ, गैप है, एयर गैप है बीच में, एयर गैप मतलब समझते, जैसे ये रख दिया मैंने 2, अब बीच में गैप है पूरा, आप अपना हाथ ऐसे डाल सकते हैं नीचे की,
तो ये बल्ब जलना चाहिए नहीं जलेगा? है चलेगा। आलोक कैसे जल जाएगा? बीच में तो गैप है। हाँ कैसे आएगा? इतना गैप है बीच में, लगा लो ये है ऐसा, अब कैसे आएगा? कैसे आएगा? जलेगा नहीं जलेगा? ऑनलाइन वाले बताओ, जलेगा नहीं जलेगा? हाँ अरे इसमें ना मैथ चाहिए ना फिजिक्स चाहिए। जाएगा v होता है ना, चार्ज दोगे तभी तो चार्ज, यानी c इक्वल टू क्यू बाई वी करके थोड़ी ना, वो तो किसी पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो। q इक्वल टू क्या होता है? v होता है ना, चार्ज दोगे तभी तो चार्ज, यानी c इक्वल टू क्यू बाई वी है। तो ये बल्ब जलेगा। अब बोलो कैसे जलेगा? हाँ ये बल्ब जलेगा, और जलेगा तो कैसे जलेगा? बीच में तो गैप है, बीच में तो गैप है, ठीक है। चलिए तो क्या है इस गैप में, देखो जैसे ये आपके पास टाइम वेरी, टाइम के साथ ये आपने जो पोटेंशियल दे रखा है, जो भी आपने क्या दे रखा है, यहाँ पर फील्ड लगाया है, अब क्या होगा? चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट करेगा, जाता जाएगा चार्ज, जाता जाएगा, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब अगर टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ आपकी चीजें वेरी करे, अब क्या हो जाएगा? यहाँ टाइम वेरिंग, मैंने क्या कहा था, जब करंट टाइम पर डिपेंडेंट हो तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। कहा था, यही कहा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इंड्यूस ईएम, यानी जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज एक्युमुलेट होगा, वो इसके बीच में इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस क्या हो जाएगा? ई की वजह से बी इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ये गैप क्या हो जाएगा? गैप में करंट फ्लो शुरू होना जाएगा, और इसी करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट है नाम, सिर्फ नाम मात्र का करंट है। अगर ये इंड्यूस वाला कंसेप्ट यहाँ हटा दिया जाए तो इसमें करंट जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, करंट जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। क्या होता है? टाइम डिपेंडेंस, टाइम पे डिपेंड, करंट ज्यादा, चार्ज एक्युमुलेट हुआ, एक्युमुलेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आई। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आई? चार्ज पर यूनिट एरिया, इस पे चार्ज इकट्ठा होता गया, तो अब आपको पता चार्ज की वजह से क्या हो जाएगी? फील्ड बनेगी, वो भी कैसी होगी? टाइम वेरिंग मैग्नेट, क्या हो जाएगी? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो जाएगा? जिसके वजह से क्या हो जाएगी? यहाँ फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, उसके वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ठीक है, तो लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो, थोड़ी कहानी लिख लेते हैं इसमें। देखो फिजिक्स में इतने खतरनाक चीजें होती है, बीच में गैप था तब भी करंट फ्लो हो गया। हाँ आप लोगों को मजा नहीं आता फिजिक्स पढ़ने में, है? मुझे तो लगता है मैथ्स मुश्किल होती है, उसको पढ़ लेते हो आप, फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है। सब टफ है, मैथ्स टफ है, सही। फिजिक्स तो आसान है, लॉजिक है। एक बात बताओ, आप मैथ्स में कौन से लॉजिक लगाते हो? आपने कभी नहीं बोला कि मैंने क्या पढ़ा, आपने क्या लॉजिक है? लॉजिक आपने दो चीज पढ़ते हो आप, कंटूर इंटीग्रेशन और ये बेसिक इंटीग्रेशन। क्यों पढ़ते हो दोनों इंटीग्रेशन? मैं पूछने जा रहा हूँ किस काम आएंगे, छोड़िए इस बात को, क्यों पढ़ते हो दोनों चीजें? हमने करंट पढ़ा तो हमने कहा कि पर यूनिट चार्ज, पर सेकंड में चार्ज जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, जिसकी वजह से करंट आया। वहां पर आप सारी चीजें पढ़ते हो, याद करते हो। यहाँ पर लॉजिक के बिना कोई नहीं चीजें नहीं बताई जाती, हर चीज के पीछे लॉजिक बताया जाता है। ऑप्टिक्स में देख लो, इमेज फॉर्म होगी, क्यों फॉर्म होगी, इसके पीछे लॉजिक होगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखवाएगा कोई नोट कि इसके ये हो गया, है ना? कौन तो आसान है? हाँ हाँ वो बल्कि मुश्किल है, वो आप लोगों के लिए आसान है, बहुत अच्छी बात आप लोगों को आती है। यहाँ क्या है ना, यहाँ हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज, छोटी सी छोटी चीज अगर देखोगे आप लॉजिक है। कोई चीज क्यों, पेन की स्याही नीचे आती है ऊपर क्यों जाती है, इसके पीछे भी लॉजिक है। मैथ्स में ऐसा लॉजिक नहीं है, है ऐसा लॉजिक? फिजिक्स में क्या होता है, हर चीज के पीछे एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है।
अगर ये लॉ पढ़ा तो उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? आपने कभी नहीं बोला होगा कि रीमान इंटीग्रल पढ़ा हमने तो उसके पीछे क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस? हाँ, रेगुलर शेप में नहीं होते उनका एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता क्या रीमान के अलावा? हाँ, मैंने क्यों पढ़ तो आप चाहिए पूरा भी, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइम कहाँ बता दो, करंट फ्लो होगा, लेकिन कैसे फ्लो होगा उसके पीछे फिजिक्स बोला जाता है भाई। चलिए लिख लो, कहाँ पे थे हम लोग? हमने कहा अगर सोर्स टाइम डिपेंडेंट, इफ सोर्स कैसा है, टाइम डिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, सोर्स टाइम डिपेंडेंट है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसमें लिखोगे करंट भी क्या हो जाएगी आपके पास, हाँ, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। चार्ज एक्यूमुलेट ऑन प्लेट क्या हो जाएगा, क्या बोला था मैंने, जैसे ये टाइम डिपेंडेंट हो गया तो चार्ज क्या हो गए, चार्ज एक्यूमुलेट, कहां एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, ऑन प्लेट, किस पर, इस पर प्लेट पर चार्ज इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट ऑन प्लेट, ऑन प्लेट, ऑन कैपेसिटर प्लेट लिख दो, ऑन प्लेट, प्लेट मतलब कैपेसिटर की प्लेट पर, ऑन प्लेट, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, जब चार्ज इकट्ठा हो गया तो चार्ज क्या करता है, एक फील्ड बनाता है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी एरो एरो करके बनाइए आप आगे की ओर, ये बनाओगे, इसके आगे एरो, देन इसके आगे एरो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो। देखो जब ये सोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसके वजह से यहाँ इस प्लेट पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया, अब चार्ज इकट्ठा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो भी क्या हो जाएगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, इस पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ चार्ज इज बिल्ड अप विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सो लिखोगे इसके नीचे लिखो, सो करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, so current produced due to change in electric field is called displacement current, करंट लिख लो इसके आगे, जो धारा उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डिस्प्ले, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, तो इसको दिखाते हैं आईडी से, आईडी कितना हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल्टा टी, समझ भी आ रहा है, फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसको ही क्या बोला गया, यही एक नेचर ऐसा है जो टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज टाइम के साथ चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, बाकी अलावा करंट की कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, ठीक है, बाकी क्या है, करंट की कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को याद आ रहा मुझे, अच्छा क्वेश्चन था पर कहाँ था ये, वो किसके वजह से क्वेश्चन है, रुकावट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, अब देखिए मैक्सवेल ने क्या किया, जितनी भी आपने अभी तक इक्वेशन पढ़ी है वो सबको उठा के उन्होंने एक 4 इक्वेशन बना दी, वो क्या है आपके पास, मैक्सवेल इक्वेशन, मैं दोनों लिख रहा हूँ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म भी दोनों फॉर्म, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ डिफरेंशियल फॉर्म और इधर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन फॉर्म, तो इधर लिख देते हैं इंटीग्रल, पेपर में कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म, और ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म,
डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। बहुत ज्यादा नहीं है बचा हुआ, ठीक है, लास्ट क्लास का टॉपिक है, हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी फिर हम चलिए लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, जैसे आइसोट्रोपिक, डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टिंग। कह नहीं सकते हैं, मतलब आधे घंटे में खत्म हो सकता है, आराम से पढ़ाया तो 40-45 मिनट मैक्सिमम। नहीं उससे पहले थोड़ा ब्रेक तो होना ही चाहिए। 1-2 महीने से सारी वही क्लासें तो ले रहे हैं। पर है मतलब हाँ या तो आपने कैंसिल करा दे, तो सुबह बोलो हम कैंसिल करा देते, अभी नहीं करा सकते ना, फिर वो नहीं, कोई बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, आने दो, पढ़ एक दिन पेडागोजी छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाँ? हाँ? क्यों नहीं, और फिजिक्स हो जाएगी दोबारा, नहीं इतनी भी दूर नहीं जाएगी, मेरे दर्शन 2 महीने बाद होते हैं क्लास में, ऑफलाइन में, फिर ऑफलाइन ना हो तो ऑफलाइन कब आ रहे हैं, आओ तो कब छोड़ रहे हो क्या करूँ मैं, तो अब मैं वापस से ऑफलाइन क्लासेस नहीं लूंगा। सर वो मुझे जो आए नहीं सब जो आ रहे थे डाल के अभी खा रहे तो जो लोग नहीं आए ना, तो अब हम कल रेगुलर क्लास रखेंगे तो कैसे कितने दिन में कवर कर लेंगे, 5 घंटे क्लास ऑनलाइन कवर करना मुश्किल है ना, वो भी बिना लाइव देखें। पता था एक दिन लगी क्लास चलेगी, पहले एक वीडियो शूट करके। ठीक है चलिए, तो डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं। पहला लॉ कौन सा पढ़ा आपने, कूलाम, कूलाम के बाद गॉस लॉ। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस है वो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट। तो गॉस लॉ क्या पढ़ा आपने, डेल क्रॉस ई कितना, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन यही है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट, इन इलेक्ट्रोस्टेट। वैद्युत, जो वैद्युत स्थितिकी में पढ़ी थी हमने, उसमें क्या पढ़ा था, वैद्युत स्थितिकी में गॉस लॉ ये पढ़ा था। इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन, ये बात सेम है। दूसरा लॉ पढ़ा था हमने मैग्नेटो में, गॉस लॉ इन मैग्नेटो, क्या पढ़ा था हमने, सॉरी ये ठीक है ना, नहीं डॉट है यहाँ पे, गलत लिख दिया, डेल डॉट ई, आप लोगों को याद नहीं है क्या, थोड़ा ये गलत लिख दिया हम, हाँ डॉट आएगा यहाँ पर, डेल डॉट इक्वल टू कितना, डिफरेंशियल फॉर्म। अब दूसरा लॉ है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, लिखवाया था गॉस लॉ इन मैग्नेटो, गॉस लॉ इन मैग्नेटो स्टेट, वैद्युत चुंबकीय में जो है गाउस का नियम। अब इसका मतलब क्या होता है पता आप लोगों को, इसका ये मतलब होता है कि चुंबक लिया आपने आज, मतलब उसको तोड़ दिया, चाहे उसके कितने भी छोटे टुकड़े करो, उसमें 2 ही पोल होते हैं, एक पोल कभी नहीं बनता। तो इसका मतलब है फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर आपसे पूछते हैं इसका, तो इसका मतलब होता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट के कितने भी छोटे टुकड़े कर लो, मान लीजिए इतना बड़ा मैग्नेट था, इसके नॉर्थ इधर, इधर साउथ, आधा तोड़ दिया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, मतलब जहां से तोड़ोगे वो वैसे ही बनते जाएंगे। बहुत छोटा भी कर दो उसमें भी 2 पोल ही आएंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल मतलब एक पोल, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यहां इसमें कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। मैंने कहा था फ्लक्स जो है आउटवर्ड फ्लक्स, अच्छा जिस दिन मैग्नेटो पढ़ाया उस दिन बताया भी होगा, ठीक है। अब यहां से ये आपने पढ़ा थर्ड वाला, कौन सा, थर्ड है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये कौन सा लॉ है, हाँ 2 दिन पहले पढ़ाया भाई, हाँ ज्योति कौन सा लॉ है, 2 दिन पहले, ऑनलाइन में बताइए कोई कौन सा है, हाँ? फैराडे लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, दिस लॉ इक्वेशन इज अ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो इसके नीचे, ये फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्या है, फैराडे लॉ इन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, हो गया इतना। इधर क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रल फॉर्म, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए। अगर भूल जाए ना जल्दी से तो क्या लगा देना, इंटीग्रेशन पता आपको, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन। इधर कितना है, डेल क्रॉस ई है, तो कौन कर्ल में चलना, बी डॉट डी एस, ई डॉट डी कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एल हो जाएगा ना। हाँ? स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइंस को किस में बदलता है, तो यही तो किया इसने, लाइन को किस में बदल दिया, सरफेस में। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल इंटीग्रेशन ऑफ कितना, कितना आ जाएगा आपके पास, डेल बाई डेल बी डॉट डी एस, अरे ये तो बाहर आ जाएगा ना, डेल बाई डेल्टा टी। अंदर क्या है आपके पास, बी है, तो ये किस में बदल, ये पहले लाइन इंटीग्रल रहा होगा तब सरफेस में बदला, तो कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एस, कितना, 1 डेल बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो गई, इंटीग्रल फॉर्म है मोस्ट। अच्छा आप बोलोगे पेपर में क्या अगर भूल जाए, इसको याद रखना ये वाला, बस उसको मैं करवाने वाला भी नहीं हूँ आगे, इसमें ही करवा रहा हूँ एक ही जगह, इसको करने की जरूरत ही नहीं, ये पेपर में नहीं आता। आता कौन है, ये वाले फॉर्म। तो डेल एक बार भी पढ़ोगे इसको वापस से रिपीट करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो फोर्थ वाला है वो इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से ये तो सब इसने क्या किया, देखो मैक्सवेल ने क्या किया, बहुत चालाकी की, सबके लॉ उठाए, बस एक फोर्थ वाला मॉडिफाई कर दिया, सारे काम अपने नाम। फोर्थ वाले क्या कर दिया इन्होंने, मॉडिफाई कर दिया। फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला होता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में क्या होता है, कितना, डेल क्रॉस बी, ये आपने पूछा था एक दिन फर्स्ट कि इसका मतलब कि ये कितना होता है, नहीं याद है, वो तो याद होगा कि मैंने पूछा था है? नहीं यही पूछा था, डेल क्रॉस बी देखो ये एम्पियर्स ने कितना कहा था, एम्पियर्स ने कहा था डेल क्रॉस इक्वल टू म्यू नॉट आई। उस दिन मैंने डिस्प्लेसमेंट कुछ बताया था, उस दिन नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा कि बाद में आएगा तो बताऊंगा मैं। ये था किसका, एम्पियर्स। पीछे देख, अगर देखोगे आप तो ये कितना, म्यू जे, सॉरी ये म्यू जे करंट, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है। अब इन्होंने क्या किया था, जो इसमें प्रॉब्लम क्या गई थी, जब इस पे स्टोक्स थ्योरम लगाया तो ये क्या प्रूफ नहीं हो रहा था, LHS इक्वल टू RHS। इन्होंने कहा ये इक्वेशन नहीं, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा, मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो ये इन्होंने क्या लगा दिया यहाँ पर, इन्होंने कहा म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल्टा टी। इन्होंने कुछ नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया। तो इसी को क्या बोला इन्होंने, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या बोल दिया ये डिस्प्ले, यही तो पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था हा? ये नहीं, आईडी तो अभी बोला था ना, एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। तो यानी इन्होंने क्या कहा, इतना कहा कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जेसी। जेसी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से जो कंडक्शन हुआ वो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे इज द करंट डेंसिटी जे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हुआ कंडक्शन करंट जिसको बोलते हैं, और ये किसके वजह से, इसको बोला जेडी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी। और इसको क्या बोलेंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो इसी चीज को बोला गया था मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या बोला था इसको, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। कैसा लॉ है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या बोला इसको, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अगर इसके इंटीग्रेशन फॉर्म लिखूं मैं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा याद नहीं रखना, बस मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूं। कितना है, बी डॉट डी एल म्यू, बस इतना याद रख लेना, ये म्यू जेसी बाय जेसी प्लस जेडी, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
आई भी आ सकता है, फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जे इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। तो इसमें क्या कर दोगे आप, फिर ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये क्या लिख दोगे आप लोग लिखोगे म्यू, ये कितना होगा, आई प्लस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल्टा टी। ठीक है, और इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, फ्लक्स लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसकी जगह आपको फाई दिखाना पड़ेगा फिर यहाँ पर, इसलिए तो नहीं लिखवा रहा था मैं, डेल फाई बाई डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आई कितना है, जे डॉट डी एस है, इसको इंटीग्रेशन करोगे, दूसरा जो फाई होता है फ्लक्स, वो क्या होता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये लिख दो फिर ना। हाँ मैं कर वाला थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी। अगर आज खत्म हुआ तो कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, कल परसों में नहीं हुआ तो मैं कल क्लास लूंगा, फिर होली के दिन भी क्लास लूंगा। तो लाइव ले लेना करण का, करणपुर में कहाँ होली शुरू हो गया। अच्छा, नहीं उस दिन कोई, तुमने खेली आंखी होली देखी है? नीरज सर आ रहे हैं, नहीं चलो ठीक है, कर लेता ना, इतने में तो खत्म हो जाता शायद। अब मेरे को भी अंदर नहीं, मुझे पता तभी तक। हाँ रिलेशन बिटवीन पेडागोजी की तो पीछे से 4:30 बजे क्लास नहीं हुई ना, रिलेशन बिटवीन ई एंड, तो यहाँ दिखा देंगे लाइव आपको क्या। सर को देख के क्या करना आप लोगों को, यही इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ठीक है, तो आपने क्या कहा था, बी किसके इक्वल है, अगर आपने देखा भी कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना, माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये देखा आपने, फैराडे का लॉ। अभी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन में दो चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या दो चीजें, एक तो आपके पास डेल्टा ऑपरेटर होता है, जो डेल ऑपरेटर है, जब इसके प्लेन वेव सॉल्यूशन करते हैं, प्लेन वेव सॉल्यूशन में जो डेल्टा है वो आईटा के होता है, और जो टी होता है, यानी आपके पास कितना, एक डेल्टा ऑपरेटर होता है, डेल बाई डेल्टा टी होता है, एक डेल बाई डेल्टा टी, दो ही ऑपरेटर है, इसको माइनस आईटा ओमेगा लिखते हैं, माइनस आयोटा ओमेगा। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूं इसको तो कितना हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर के क्रॉस ई, यहाँ पे रख दूं इसको तो कितना, माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा ओमेगा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, के क्रॉस ई बाय ओमेगा, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो एक रिलेशन तो यही है, एक रिलेशन तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन में जो ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, ये है, और अगर बी, ये तो आपके पास बी था, अगर ई चाहिए आपको, ई चाहिए तो ई कितना होगा, माइनस सी स्क्वायर
कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस बी बाई ओमेगा है, ठीक है, डेल क्रॉस के क्रॉस बी बाई ओमेगा। बस सेम रखो ध्यान, बस यहाँ पे याद रखना जब ई आएगा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना, इक्वल टू एम सी, तो उससे याद रखना है सी स्क्वायर ई के साथ आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, पेपर में सही काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये है ई और बी में रिलेशन। अगर मैं बात मैग्नीट्यूड की करता हूं, किसकी करता हूं, मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी और ई में जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। चलिए ये हो गया ना। अब अगर बाय मैग्नीट्यूड के उस हिसाब से देखा जाए तो जो बी होता है सी इक्वल टू कितना, ई बाई बी होता है, कितना होता है, ई बाई बी। ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए कभी भी रिलेशन आ सकता है, ई बाई बी। इसको ही हमने वहां पर बोला होगा, स्पीड ऑफ सेंटर भी बताया था जब हमने क्या पढ़ाया था आपके पास, साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड के वाइज रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। दो लाइन लिखनी है, वैसा नहीं है, बहुत कुछ नहीं रहा था। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जानते हैं, ऑलरेडी मैं किस में पढ़ा चुका हूँ, कैपेसिटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो क्या है, बेसिकली क्या है, जो क्या है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, इसके साथ दो चीजें एसोसिएट है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं एनर्जी पर यूनिट डायरेक्ट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी होती है, तो वहां पे लिखवाया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर बी होता है मैग्नेटिक के साथ एसोसिएट, हाफ कितना हो जाएगा, ये सॉरी 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, जो टोटल है ये, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक भी है उसके पास और मैग्नेटिक भी है। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूं, फ्री स्पेस में अगर फ्री स्पेस की बात है तो यू ई किसके इक्वल है, यू एम के इक्वल है। तो टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, U इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू ई, और अगर आपको यू एम लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू ई कितना हो जाएगा, आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ यू ई कितना है, ई स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और किसी को क्या है, बी ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको बी के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, तो नीचे 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर बी की टर्म में लिखना ना आपको तो क्या लिखोगे, यू इक्वल टू और करके, बस मैग्नेटो में क्या बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तो इलेक्ट्रो स्टेट में आया मैग्नेटो स्टेट में आया, ये एलटी में आ रखा है ये वाला 2018 में, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, हाफ नहीं लगाओगे। क्यों, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटो भी है, तो आधा आधा कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, आधा आधा कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। कल तो करते हैं, लेकिन कल क्या है, कर लीजिए ना, छोड़ सकते हैं इसको ना, रख सकते इतना, क्या होती है ना, जब चीजें चल रही होती है तो दिमाग में रिकॉल होती है कि वो चीजें हैं, ठीक है। अब कल ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीजें भूल जाऊं आप लोगों के, तो क्या पढ़ा। चलिए नेक्स्ट है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको,
एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये थी टोटल डेंसिटी थी। टोटल डेंसिटी कितनी आ गई? टोटल कितनी थी? टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी है? U इक्वल टू यू ई प्लस यू एम थी, जो कि कितनी आ गई थी? U इक्वल टू कितना? एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज समझिए आप, अगर मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी बोलूं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्या लिखा मैंने आगे? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? अगर यू ई था तो यू ई कितना था? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब ये ई कितना था? ई कितना है? ई नॉट, ई की पावर समथिंग था, तो मैं उसको साइन या कॉस में लिख दूं, साइन और कॉस में लिख दूं, तो कॉस लिख देता हूं, कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकता हूं। ई की पावर आयोटा को क्या लिख सकता है? आयोटा थीटा को क्या लिखता है? कॉस थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, तो मैं ऐसा लिख दूं इसको। तो इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैंने एवरेज की बात की तो इसके आगे क्या लिखूंगा? मैं एवरेज लगाऊंगा, इसके आगे भी एवरेज लगाऊंगा। तो जब कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना आता है? 1/2। तो आ गया एवरेज कितना? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब की बार यहाँ पे ई नहीं होगा, ध्यान से समझो इधर। अब ई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ई नॉट, ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ई नहीं है, ई तो ये खोल दिया आपने मैग्नीट्यूड। तो वैसे ही अगर मैग्नेटो के साथ एनर्जी एसोसिएट होगी, एवरेज एनर्जी कह रहा हूं मैं, तो कितना? 1/4, ये कितना बन जाता है? 1 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का होल स्क्वायर, बी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो एवरेज अगर पूछा जाए तो 1/4, एवरेज ना पूछा जाए 1/2, टोटल पूछा जाए तो 1/2 नहीं लगता, और एवरेज टोटल पूछा जाए तो 1/2 आ जाएगा। सब में रिलेशन पता चला? चलिए अभी टोटल एवरेज की बात करते हैं। ये बातें समझ आई है आपको? 1/2 क्यों आया? 1/4 शालिनी को समझ आया? जो मन ही नहीं कर रहा। किस चीज का मन नहीं? पढ़ने का? तो मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं करता। अच्छा, अब ऐसा है ना, इतना कम है कि छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, फिर पढ़ लेना कल घर जाकर आराम से, वीडियोस देख लेने देखो। फिर ये ना दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, और भाई ये 5-10 मिनट का है, वो चीजें ऐड हो जा रही है। एवरेज मेरे दिमाग में था नहीं, अभी आ गया, कभी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अब क्या है? टोटल एवरेज बोला जाए मेरे को, टोटल एवरेज, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी में कितना है? क्या होता है? एवरेज ऑफ यू इक्वल टू एवरेज ऑफ ई प्लस एवरेज ऑफ यू है, ऐसे ही तो होगा। तो जब ये कितना आया था, ये कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ ई, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस, ये कितना था? इसका एवरेज कितना है? 1/4, 1/4। नहीं रुक जाओ, गड़बड़ हो रहा है इससे तो। हाँ ठीक है, क्यों गड़बड़? हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो यू एवरेज जो है हाफ आ जाता है बस। जब क्वेश्चन आएंगे तो एकदम से आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब है सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि आपके पेपर में 101% आएगा। लिख के जाओ, ये आएगा। ठीक है, तो ये है, क्या क्वेश्चन आएगा?
पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? सॉरी, क्वेश्चन तो छोड़ो, भी पहले तो हम लिख दें कि टॉपिक ही क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर अच्छा, बताता होता क्या है, बताता क्या है पहले तो? हाँ? अच्छा, पॉइंटिंग है, पॉलिटिंग नहीं है, पॉलिटिंग नहीं है। पी वाई पॉइंटिंग, पॉइंटिंग अभी भी नहीं हुआ है। पी हाँ, पी ओ वाई लिखेंगे ना, पॉइंटिंग। हाँ, पॉइंटिंग लिखते ना, पी ओ वाई एन भी तो आएगा इसमें। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर ये क्या बताता है? इसको दिखाते हैं एस से। किससे दिखाते हैं? एस से। ये क्या बताता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, यहाँ ध्यान से समझना डेफिनेशन। एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बताता है? एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फ्लो लिख लो, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बताता क्या है? एनर्जी की डायरेक्शन, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला, इसकी अगर यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है। अगर देखें यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन जाता है आपके पास? क्या बन जाता है? पावर। एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्या पर यूनिट, यानी क्या बन जाएगा? पावर। ये बन गया, ठीक है। यानी इसकी यूनिट कितनी हो गई? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला है। इसके अलावा क्या फॉर्मूला है? S इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। ये भी एक फॉर्मूला है। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1/μ। डायरेक्शन बताएगा तो ऑलरेडी वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन बता रहा है तो ऑलरेडी क्या है? वेक्टर है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, कौन सा? कितना? B इक्वल टू कितना होता है? B इक्वल टू μ0H होता है। पढ़ा आप लोगों ने फॉर्मूला? मैंने पढ़ाया होगा मैग्नेटिक मटेरियल में जब पढ़ाया होगा, ठीक है। नहीं लिखा तो याद रख लो, B इक्वल टू μH होता है। जो S पढ़ा आपने अभी, देखो 1/μ0 E क्रॉस B है। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं इसके पास, तो कितना बनेगा? E क्रॉस H बन जाएगा बस, है। तो ये भी एक फॉर्मूला है इस एस वेक्टर का। तो कभी ऐसा डायरेक्ट देखे तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस बी की जगह कितना रख दिया? क्या है? μ0H। अब इसका थर्ड लास्ट फॉर्मूला है कि S इक्वल टू, लास्ट में क्या कर देते हैं? किसी की भी राय करते हैं आप तो क्या बोल देते हो? तो दोबारा मिलेंगे को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? क्या बोले इन्होंने, क्या क्या? जा जा शालिनी किसको कहा था? अरे दोबारा मिलेंगे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
CU सूट हाँ CU, बस ये U क्या है, एनर्जी डेंसिटी, इसके डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, CU बोल देना, ठीक है, CU टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी, U इज टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। और अगर इसका एवरेज कर देंगे हम, अगर मैंने इसका एवरेज कर दिया तो कितना आ जाएगा, सी, इसकी ये एवरेज कितना आया था इसका, 1/2 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, यही आया था। इसको ही बोलते हैं इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। हाँ, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, सी, हाँ अरे छोटा सी होता है, लिख लो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, डायरेक्शन बताता है। जेड तो मैंने जनरली एन कैप लिख सकता हूँ, इसीलिए तो कहा था मैंने, सही से तैयार हो गया ना मैं, हाँ? वैसे सबसे आसान वे में पढ़ाया है, ठीक है, वो आप लोग बोर हो रहे हैं इसलिए लग रहा है वो मुश्किल सा, हाँ? दूसरे दिन करवाएं, और हमने बोला कि क्लास में हम लोग एनालिसिस जा रहे हाँ? बैग रख के रख दो चार, नहीं वैसे भी सर तो आधे घंटे लेट हो जाता हूँ, हाँ? थोड़ी सांस, बैग रख के आ जाओ। अच्छा क्लास तो ऑलरेडी लेट होगी ना, आधे घंटे, 5 बजे से शुरू होगी, चलो in free space, wave impedances in free space। तो वेव इम्पीडेंसेस है, अब ये लोग कैसे लिखेंगे, अगर आप लोगों से लिख लेंगे। वेव इम्पीडेंसेस क्या होता है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ E बाई एच, ठीक है, मॉड E बाई एच रखें, ठीक है, यानी अगर नोट भी लगा लोगे तो क्या है, E नोट इज इंटेंसिटी ऑफ E फील्ड and H naught is intensity of M field, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है, अगर Z नॉट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, Z की बात कर लेते हैं, तो या तो फिर क्या हो जाएगा, या तो E नॉट बाई एच हो, या फिर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि 100 पाई के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, तो ये वाला जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, 100 पाई, इतना याद रख लेना, ठीक, हाँ 120 पाई के इक्वल। दिस इज इम्पिडेंस इन फ्री स्पेस, कहां पर है, फ्री स्पेस में। ये फ्री स्पेस में क्या है, इम्पिडेंस है। ये एडेड सिलेबस से आपके पास इसको नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो जो न्यू ऐड हो रखे हैं वो क्या रखा है, उसको भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट एंड अंतिम है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, नोट कर लीजिए, कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। 2 फॉर्मूले सारे लिखवाऊंगा मैं, इसमें ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट ही है, और नहीं है। इलेक्ट्रिक क्या है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, लीनियर आइसोट्रोपिक बोल दूं मैं, सॉरी क्या, या इसको बोल देता हूं मैं, इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है,
दो चीज है, क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। अगर मैं लीनियर आइसोट्रॉपिक बोल दूं, लीनियर आइसोट्रॉपिक, लीनियर आइसोट्रॉपिक, या फिर क्या बोल दूं, लीनियर आइसोट्रॉपिक या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल देता हूं, एक ही बात है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आइसोट्रॉपिक बोल दूं या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दूं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है आपके पास, कोई भी दे दो मेरे को, मैं कोक तुम लोगों के लिए है, तो किसके लिए कम हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं भी अभी तक की कहानी पढ़ी हमने, वो फ्री स्पेस की पढ़ी है। अब किस में पढ़ रहे हैं हम, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पढ़ रहे हैं, कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी पढ़ चुके हम, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते थे जनरल इक्वेशंस की, जनरल इक्वेशन में क्या कहा, फ्री स्पेस की बात थी, हमने कहा डेल एफ कितना था, 1/v² डेल एफ अपॉन डेल्टा टी। हम कहते थे कि आपके पास यहां पर v आता था, कितना कितना आता था, 1/√ε0 म्यू नॉट। ये कहानी थी कहां की, फ्री स्पेस की कहानी थी। पर अब अगर आप किसी मीडियम में आ गए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आ गए, तो ये जो v होगा इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो ये v क्या होगा, अब ये नोट नहीं होगा, v नोट और i नोट म्यू नोट नहीं होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, उस माध्यम का क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यम की परमेबिलिटी, माध्यम की परमिटिविटी, यानी उस माध्यम की विद्युतशीलता और उस माध्यम की चुंबकशीलता, यानी आप लिखोगे एप्सिलॉन r जिस भी माध्यम की है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या जगह म्यू r और एप्सिलॉन। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मीडियम की क्या है, क्या जाती है, जब आप बोलते हैं कि किसी भी रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते हो, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, उस किसी माध्यम में क्या है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता कौन, निर्वात में वैद्युतशीलता है, यानी फ्री स्पेस में कितना है और उस माध्यम में कितना, ये मीडियम का है। तो हमको मीडियम का चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, ये क्या हो गई, रिलेटिव सापेक्ष, ठीक है, क्या हो गई, सापेक्ष, ठीक है। तो अब अगर मैं इनसे रिलेशन फाइंड करूं यहां से, तो क्या बचता है मेरे पास, अगर म्यू नॉट और क्या है, इनकी वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो ये v है ये कितना आ जाएगा आपके पास, v इक्वल टू c अपॉन अंडर एप्सिलॉन r म्यू r। कहां से आई है, क्योंकि आप जानते हैं जो c होता है वो कितना होता है, अंडर1 अपॉन म्यू नॉट c नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे आप लोग, क्या रखोगे, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है, क्या बेसिक कहानी। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये भी आ जाएगा, उस माध्यम की क्या हो जाएगी, परमिटिविटी, और उस माध्यम की परमेबिलिटी आ जाएगी, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, दोनों में ये रिलेशन आ जाएगा। अब जो वेव वेलोसिटी थी, ठीक है, वेव वेलोसिटी थी, ठीक है। अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या आ जाती है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखो, फॉर एनी ट्रांसपेरेंट, कोई भी ट्रांसपेरेंट था, जैसे कि फ्री स्पेस में भी बोल देते हो आप, ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें v कितना आ जाता है, v इक्वल टू c बाई n आता है, v इज स्पीड, c स्पीड ऑफ लाइट, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और v इज स्पीड ऑफ लाइट ना, ठीक, स्पीड ऑफ वेव,
स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक, आइसोट्रॉपिक, डाइलेक्ट्रिक, तो n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर कोई, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और z कितना हो जाएगा, इसके केस में सारे रिजल्ट बदल जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे कि आपके पास कितना है, b भी बदल जाएगा, ठीक है। अब था नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, एन आइसोट्रॉपिक, अभी कौन सा था, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, अब कौन सा, एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। तो एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, जो पूरी वेव इक्वेशन थी वही चेंज हो जाएगी आपकी बात, क्या हो जाएगी, पूरी वेव इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। यानी हम क्या पढ़ते थे, अगर हम वेव इक्वेशन वहां पर क्या पढ़ते थे, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू कितना पढ़ लेते थे, कितना पढ़ते थे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय, ये फ्री स्पेस में पढ़ते थे हम, फ्री स्पेस में। तो यहाँ पे कितना पढ़ेंगे, डेल ई, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक और टर्म आ जाता था, एक और टर्म आता है म्यू एप्सिलॉन, म्यू डेल ई बाय डेल्टा टी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे भी कितना, डेल ई बाय डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं होगा, एक चीज इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये आ जाता है, और यहाँ पर स्पीड कितनी होती है, वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेव वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू कितना हो जाता है, c बाई n होता है ना, ठीक है। तो जो v होता है यहाँ पर वो आ जाएगा आपके पास कितना, v लिख लीजिए 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 1/ उस माध्यम का परमिटिविटी और उस माध्यम की परमेबिलिटी। थोड़े से क्वेश्चन है, और क्योंकि टाइम हो गया ना शायद, अब कितना हो गया 31, ठीक है। क्वेश्चंस और 2-3 लाइन और है बची हुई ना, मैं उनको आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है।